हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। देखिए, ये है यूपी पॉलिटेक्निक जो हम स्टार्ट किए थे सीरीज़। इसमें मॉडल पेपर 2020, ठीक। इससे 25 क्वेश्चन जो फिजिक्स आए वाला था ऊपर जितना था हम कर चुके हैं, ठीक। यदि नहीं देखे होंगे तो पॉलिटेक्निक है पे आप जाइएगा, हैशटैग लगा के प्ले लिस्ट में 2020 पे आपका ये पेपर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्यों हम एक ही घंटे के अंदर क्यों नहीं कराएं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पढ़ेंगे इससे बताया जाएगा कि किससे है और क्या है, सारी चीज़ें सॉल्व करके बताई जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। नहीं ज़्यादा बक नहीं करते हुए यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री जो 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, 25 नंबर भौतिक विज्ञान और 25 नंबर जो आता है वो हमारा केमिस्ट्री से, और 50 नंबर हमारा जो होता है बायो से, ठीक है। तो अब हम मैथ या बायो कुछ भी हो सकता है, ठीक। मैथ वाले तो मैथ से, बायो वाले तो बायो से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, यानी ई कौन सा, पहला हमारे ई बराबर mc², दूसरा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा पी इज लेस देन इक्वल टू h/4 पाई, तीसरा पाई जो है यानी ये लेमडा है, यानी पाई जो है, ठीक है। लेमडा बराबर h/p होता है, और हमारा d यानी डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी पी, और ये लेस देन इक्वल टू h/2 पाई होता है। तब पाई था, यानी आप हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत यदि पढ़े होंगे तो उसमें क्या बताया था, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा पी और इज लेस देन इक्वल टू h/4 पाई होता है, ठीक। तो ये आपका सही है, ठीक है। ये जो आपका ऑप्शन ये सही है। जैसे क्या होता है, डेल्टा एक्स, इसमें क्या होता है, कण के स्थिति में अनिश्चितता होती है। डेल्टा पी क्या होता है, संवेग में अनिश्चितता होती है। और एच हमारा क्या होता है, एक प्लैंक स्थिरांक होता है, यानी पाई की वैल्यू तो आप जान रहे हैं 22/7। यदि नहीं पता है तो यहाँ देखो 22/7 इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका 26 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुत्व का सही क्रम बताइए। अब हाइड्रोजन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन फैमिली ऐसी फैमिली होती है जो हाइड्रोजन नहीं रिलेट करेंगे। हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, जो क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब सीधी चीज़ें होती हैं उसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसमें पूछा है वैद्युत इलेक्ट्रॉनों का सही क्रम बताइए। अब देखिए, किसी भी वर्ग में यदि ऊपर से नीचे से, यानी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो यानी तत्व की क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व समान यानी घटती जाती है, यानी उसकी वो स्थिरता यानी समान इलेक्ट्रॉन जो बंधुत्व है वो घटती जाती है, जिससे क्या होता है, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। क्यों घटती जाती है, क्योंकि हमारी इसकी परमाणु त्रिज्या भी क्या हो रही है, बढ़ती रही। तो इससे क्या फ़ायदा हमें, अभी इसमें कौन सा देखिए, अभी नहीं बताएं, वर्ग ऊपर से नीचे जाने पर होता है। तो पहला हमारा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ फ्लोरीन यानी ये सब साइन देखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा हमारा सही है, तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए क्या दिया, ये फ्लोरीन है, उसके बाद इससे बड़ा क्लोरीन है, तो फिर यानी ये क्लोरीन है सबसे बड़ा है, यानी ब्रोमीन फिर आ गया, फिर आयोडीन आ गया, ठीक। इसमें फ्लोरीन सबसे बड़ा है, यानी क्योंकि सबसे ऊपर है ना। अरे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तब नीचे आएंगे ना, तो यही का ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व घटती रहती, जिससे कि अब क्यों घटती रहती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या भी बढ़ता है, ठीक। ये 27 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद 28 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ से दिया है, ठीक। क्या दिया देखिए, यहाँ से सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है पहला, यहाँ से देखिए क्या दिया, यहाँ दे देते हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा आयन जिसमें सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उससे पता चलेगा, ठीक। हम यहाँ देखिए करके रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसे हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए 28 नंबर का Fe का यदि नॉर्मल करेंगे तो हमारा 3D, हम लास्ट वाला केवल लिखे हैं, ठीक। आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाव के नियम से कर सकते हैं, ठीक। देखिए 3D और 4s2 यानी 3D 6 4s2 हो गया। तो इसका F3+ करेंगे, F3+ करेंगे तो हमारा 3D 5 हो जाएगा। तो इसका देखो, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें यदि यहाँ से डॉटेड दिखाया जाए तो ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब यानी आते हैं
CO पे सब करके एक बार दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा तो आप इसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम देखो करिए CO यानी कोबाल्ट का 3d7 4s2। अब यानी कोबाल्ट यदि 3+ रहेगा तो यानी इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ लेके चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो हमारा यहाँ पर 6 बचा, 6 लिख दिए हैं। तो इसमें 5 पहले यानी स्टार्टिंग से एक फिलअप करिए, लास्ट में बचेगा तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि अगर बचा रहा है तो यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, कितना खाली 1 2 3 4 तक इलेक्ट्रॉन की यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। अब यहाँ से पूछा है Cu यानी कापर का पूछा है, तो यानी कापर का कितना 3d10 अब 5s1 होता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसमें से गायब करेंगे, एक इसमें से गायब करेंगे, क्योंकि प्लस है ना बाबू, तो एक इसमें से गायब कर दिए, एक इसमें से गायब कर दिए, तो कितना हो जाएगा 3d9 हो जाएगा। उसको भर देंगे, 5 तो ऑलरेडी भरेगा, 4 तो देखिए 1 2 3 4 बार दिए, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना बचा 1, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, ठीक है। तो यहाँ से Ni पूछा है, ठीक। Ni हमारा टोटल यहाँ से 3d10 यानी 3d8 होता है और यानी 4s2 होता है। अब यानी इसमें देखिए प्लस यानी 2 प्लस है, तो इसमें से 2 गायब करेंगे, 3d आ जाएगा, तो 3d8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 भर दिए, फिर 6 फिर 7 फिर 8, इसमें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2 है। तो यही आपसे पूछा है कितने, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी सबसे अधिक किस में है, तो पहले या फिर लगाए ना 5, तो यहाँ पर देखिए करिए, ये आपका सही हो गया। अब पूछा है आर्जेंटीफेरस लेड प्राप्त चांदी जिसमें लेड की अशुद्धियाँ होती है शोधन कहलाता है। आसवन द्वारा, फेन पलवन विधि द्वारा और खरपरण द्वारा और केसियन यानी KGF नहीं केसियन के क्रिया द्वारा, तो ये खरपरण विधि द्वारा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछा है, यहाँ से हमारा पूछ दिया है, अब देखिए ये 29 नंबर 30 नंबर क्या होता है, सफ़ेद फास्फोरस की किस द्रव में रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को किस द्रव में रखा जाता है, पहला जल में, दूसरा केरोसिन में, और हमारा सी वाला एथिल एल्कोहल में या क्लोरोफॉर्म में। तो हम आपको बताते हैं यदि आपका सफ़ेद फास्फोरस है ये जल में रखा जाता है, ये जल से क्रिया नहीं करता है, ठीक, ये जल से क्रिया नहीं करता है। मगर यदि हम इसमें आग में रख दें, यदि आग में रख देंगे तो ये सफ़ेद धुएं के साथ भम जल जाएगा, ठीक है। जैसे पार्टी वार्टी होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, धुआं उड़ाते हैं ना ऑर्केस्ट्रा पे, तो उसी तरह से क्या होता है ये उसी तरह से धुआं बनाएगा, ठीक। तो इसे इसको किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला हमारा दिया है NO2 नाइट्रिक अम्ल के यानी क्या होता है एनहाइड्राइड, CO फार्मिक अम्ल का एनहाइड्राइड, Cl2O3 हाइपोक्लोरस अम्ल का एनहाइड्राइड, Cl2O7 पर क्लोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड होता है। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए डी वाला ऑप्शन क्यों सही है, अब देखिए क्या दिया यहाँ से 31 नंबर का हम यहाँ से देखिए कर दिए हैं, क्यों सही है वो भी बताया जाएगा, ठीक। देखिए क्या दिया, यदि Cl2O7 को जल के साथ क्रिया कराने पर हमारा परक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक। अब वो परक्लोरिक अम्ल होता क्या है, देखो Cl2O7 प्लस H2O। अब देखिए क्या दिया, इसे हम 2HClO4 जिसे हम क्या होता है परक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। अब यही तुम्हारा क्या होता है, ये किसका Cl2O7 को परक्लोरिक अम्ल C यानी HC4 का एनहाइड्राइड कहलाता है। तो हमारा इसका 3D यानी जो 31 नंबर का डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आते हैं हम 32 नंबर पे। 32 नंबर क्या पूछा, घनी क्रिस्टलों की अच्छी दूरियां तथा कोर की लंबाई होती है। अब घन यहाँ से बना देते हैं, सपोज हम ये घन बना दे रहे, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, A बराबर B बराबर C या A बराबर B नॉट इक्वल टू C यानी बराबर नहीं है, A B के बराबर नहीं है और B C के बराबर नहीं है, ठीक। चौथा ऑप्शन क्या दिया, अल्फ़ा बीटा गामा ये सब बीसन। अब देखिए क्या दिया, ये 90 डिग्री पे है ना, घन यदि बनाना चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये घन बना दिए यहाँ से छोटा सा, तो इनके बीच में जो होता है एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री पर होते हैं। 90 डिग्री पर होंगे तो बताओ तीनों कोण हमारा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो हमारा A प्लस B प्लस यानी A बराबर B बराबर C ऑप्शन सही है, ठीक है। अब 33 नंबर हमसे क्या पूछा है, 33 नंबर पूछा है अब क्रिया A और B में अभिकारक की सांद्रता 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती, तब क्रिया की कोटि बताना है, ठीक है। अब क्रिया की कोट कैसे बताएंगे, अब ये फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन दिया गया है। अब क्रिया की वेग दर के कितना यानी सांद्रता के बराबर के स्क्वायर यानी R इक्वल टू C के स्क्वायर के बराबर होती है, यही यानी n होता है यहाँ पर। अब यानी किस में है, जब क्रिया ज़्यादा है तो हमसे क्या पूछा, अब क्रिया के 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, ठीक। 4 गुना बढ़ा दिया जाता है
तो यानी 2 गुना बढ़ जाता। तो इसीलिए जो हम 2 गुना यदि बढ़ा देते हैं, 2 गुना बढ़ा देंगे तो यहाँ पर n की जगह क्या रख देंगे, n की जगह 2 रख देंगे। यदि n की जगह 2 रख देंगे तो हमारा क्या होता है, 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर लीजिए हम 4 रख देते हैं, यानी 2 रख देते हैं। ठीक है, यदि हम 2 यहाँ रख देते हैं तो हमारा क्या होता है, अब क्रिया की कोट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्रिया की कोट आपकी ये 2 हो जाएगी। यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। तो अब क्रिया की कोट क्या होती है, 2 हो जाएगी, तो अब क्रिया की कोट 2 हो जाएगी। ठीक है, 33 नंबर का आपका सी वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ से क्या पूछा, 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्या पूछा क्वेश्चन, देखिए, कार्बो आयन की के क्या होता है, अस्थायित्व का क्रम बताइए। अब देखिए क्या दिया, अस्थायित्व का क्रम कैसे बताएंगे। अब इसके लिए कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं पहले। देखिए यहाँ से कार्बोनमी जो पढ़ रहे हैं तो पहले कितना, यानी 1 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 3 डिग्री, यही होता है ना। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये 3 डिग्री जो होता है यही इसी पे अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब आना पहला ऑप्शन मेथिल, फिर ग्रेटर देन एथिल, ग्रेटर देन आइसोप्रोपाइल, ग्रेटर देन टर्सरी ब्यूटाइल। अब उसी तरह से टर्सरी दिया, आइसोप्रोपाइल, एथिल, फिर मेथिल, फिर हमारा एथिल दिया, फिर मेथिल दिया, आइसोप्रोपाइल दिया और टर्सरी ब्यूटाइल दिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब देखिए करिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के यदि अनुसार जाएंगे तो मेथिल हमारा पहले आता है, चलिए मेथिल पे लगा दिए। फिर हमारा एथिल आता है, एथिल पे लगा दिए। फिर हमारा आइसोप्रोपाइल आता है, आइसोप्रोपाइल पे लगाते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल पे आ गए तो हमारा इसी तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री जरूर देखिएगा। इसमें एल्कोहल होता है, एमीन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। अब पूछा निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय आयन है। अनुचुंबकीय आयन क्या होता है, अब इसमें हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या दोबारा निकालेंगे। दोबारा कैसे निकालेंगे, इसका जो होता है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमारा 0 आएगा, क्योंकि इसका 3D लास्ट में कितना होता है, ये हमारा 3D10, ये इसमें पूरा फिलअप है। अब इसमें आते हैं NI, NI जो होता है 3D8 होता है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है, 2 हो गई। अब कापर पे आते हैं, कापर को पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर चुके हैं, तो यानी 3D कितना होता है, 3D10 होता है। इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो गई। Ag प्लस पे आते हैं, Ag प्लस, Ag सुनते हो, देखिए Ag प्लस पे आएंगे तो हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है 3D10 हो जाएगा, यानी 4D10 हो जाएगा। ठीक, 4D10 हो जाएगा तो हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, तो NI, तो NI आपका आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो अनुचुंबकीय कारण होगा। ठीक, अतः अब देखिए क्या, इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, इसी कारण से NI प्लस प्लस यानी 2 प्लस क्या होता है, अनुचुंबकीय गुण है इसके अंदर। बस यार गजब, इतना अभी बताएं इतना गजब से। ठीक, बेइज्जती मत कराइएगा। ठीक, अब यहाँ से कितना पूछ दिया है, 36 पे आते हैं। निम्नलिखित में से लेंथेनाइट तत्व, इसमें से कौन सा लेंथेनाइट तत्व है, रेडियम, ये रेडियोएक्टिव तत्व है, ये तो माना ही नहीं जाएगा। यानी सीजियम, सीजियम हमारा यानी 58, ये आपका 58 है, तो ये हमारा रेडियोएक्टिव तत्व माना जाता है। ठीक, ये रेडियोएक्टिव। एसिटिलीन अणु में यानी में कितना अल्फा, कितना यानी क्या होता है, कितना कौन सा बांड, यानी सिग्मा पॉइंट बच, कितना पॉइंट बच। अब एसिटिलीन का यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाते थे, H डबल सिंगल बांड, C ट्रिपल बांड, H सिंगल बांड, इतना। तब बताइए क्या होता है, अब दिख रहा, हाँ दिख तो रहा भाई, एकदम से गजब दिख रहा है यार। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा, लीजिए हम बनाते जाते हैं। ठीक, यहाँ से आपका 1 हो जाएगा, यदि 3 बांड में से 1 बांड ये पाई का होता, और ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये सिग्मा, ये 2 बांड सिग्मा हो जाएगा, यहाँ से पाई हो जाएगा। तो बताइए कितना हो गया, 1 2 3, 3 बांड हमारा कहीं दिख रहा है, 3 बांड सिग्मा हो गया, और 2 हमारा 1 और 2 पाई हो गया। तो आपका ऑप्शन कितना हो गया, सी वाला सही हो गया। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब आते हैं किस पे, 38 पे। 38 पे पूछा, वायु में SO3 की सांद्रता 1 ppm यानी पार्ट पर मिलियन सांद्रता क्या यदि सहनीय होता है या हानिकारक होता है, या अत्यधिक हानिकारक होता है, या असुरक्षित होता है। अब देखिए, यानी SO3 यदि 1 पार्ट पर मिलियन से यदि ज़्यादा होगा तो हमारे लिए हानिकारक है। ठीक, हानिकारक है, ऐसे क्या होता है, दम्मा रोग होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम आ देते हैं हानिकारक होता है। अरे दम्मा रोग है जा, TB कहने TB आ जाएगा बहू, गरियाते नहीं हैं, तो टीबिया नहीं, दम्मा हो गया। ठीक, यानी इससे दम्मा जैसी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फियर में SO3 की मात्रा 1 पर पार्ट मिलियन से ज़्यादा हो जाएगी तो हमें हानिकारक होगा। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं 39 पे। 39 क्या, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलेयन कहाँ
जाता है तब बताइए क्या होता है। अब पहले विलेय विलायक देख लेते हैं। विलायक जो ज़्यादा हो बाबू और ये घुलाने का काम करे, विलेय जो कम हो और खुद घुल जाए तो क्या हो जाएगा, उसे विलेय बोलते हैं। तो विलायक क्या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में, जैसे पानी विलायक है, ये घोलने का काम करता है। विलेय जैसे चीनी क्या हो गया, चीनी थोड़ी मात्रा में और घुलने का काम करता है, यही तो घुलता है, जो घुल जाता है तो विलेय कहलाता है। इन दोनों का मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन। अब आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इस पे ये कहाँ से दिया, 39 मोलरता से दिया। देखो क्या दिया, 1 मोल, 0.1 मोल, 0.5 मोलर, -1.5 मोलर से होता है। तो अब इसे हम आपको सॉल्व करके यहाँ देखिए रख दिए हैं, ठीक। देखिए क्या दिया, मोलरता यानी 39 का आपका सी ऑप्शन, मोलरता सी बराबर ये W है, WB, ठीक है। अब यानी MB मल्टीप्लाई बाई V लीटर में होता है, यानी वॉल्यूम जो है लीटर में है। V हमें कितना दे दिया है, 100, यानी 1000 ग्राम, जैसे जल का कितना 1 लीटर मान लेते हैं, ठीक। अब ग्लूकोज कितना दिया 18 ग्राम, तो सी बराबर हम रख देंगे 18/18 गुणे 1/1 कर देंगे, 1 मोलर विलयन आ जाएगा। लीजिए हमारे सर 1 मोलर कहीं दिया, 1 मोलर पर टिक मारिए यार, गजब बेइज्जती है, ठीक। समझ आए कि नहीं। अब आते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्या पूछा, सही संबंध चुनिए, जैसे शादी हो रही भाई, संबंध चुनिए, ठीक। मगर हमें चुनना पड़ेगा, यानी QP माइनस डेल्टा H, QV बराबर डेल्टा H, QP बराबर डेल्टा E, QV बराबर डेल्टा E हो गया। तो इसमें से आपको कौन सा बताना है, यानी कौन सा संबंध सही है। अब देखिए, यदि हम स्थिर आयतन के बारे में देखा जाए तो हमारा ये वाला अनुसार, यानी QV माइनस डेल्टा E, QV माइनस डेल्टा E ये वाला सही है, ठीक। यहाँ से माइनस होना चाहिए। उष्मा अवशोषित कर रहा है, उष्मा अवशोषित कर रहा है, तो यहाँ से आपका माइनस लगेगा, ठीक। यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा, ठीक। इनके आगे ये माइनस होता। कपूर का वाष्पीकरण, यानी वाष्पीकृत करने से उसकी एंट्रोपी क्या होती, बढ़ती है। अरे बाबू, यदि कपूर को हम ऐसे स्वतः रख देंगे तो क्या होता है, बहुत तेज परिवर्तित हो जाता है, यानी परिवर्तित प्रक्रम होता है, तो एंट्रोपी उसकी बढ़ती है। यानी पूछा पहला घटती है या एंट्रोपी बढ़ती है, स्थिर रहती है या शून्य हो जाती है। अरे यहाँ पर रख दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, उसकी एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है धीरे धीरे, और बहुत तेज क्या होता है, परिवर्तित होता है ना। अरे बाबू, तो लो बढ़ती हुई है, ठीक। तो ये था आपका 41 क्वेश्चन। अब आते हैं कितने पे, हम आते हैं 42 पे, ठीक है। 42 पे आते हैं। 42 क्वेश्चन क्या पूछा बाबू, यानी 42, अच्छे चालक विलयन वाले पदार्थ होते हैं, यानी अच्छे चालक विलयन वाले पदार्थ जो होते हैं, देखिए क्या दिया, परबल विद्युत अपघटन, अच्छे चालक विलयन वाले पदार्थ होते हैं, क्योंकि परबल जो है विद्युत अपघटन सभी सांद्रताओं को पूर्णतः वियोजित कर देता, अतः यानी अधिकतम चालक दर्शाते हैं। तो इसमें से पूछा है दुर्बल विद्युत अपघटन, और हमारा बी वाला परबल विद्युतनी अपघटन, विद्युत अपघट उत्प्रेरक, तो हमारा ये बी वाला यानी परबल विद्युत अपघट सही है, ठीक। अब इनमें निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय, अब आ गया दोबारा। अब हमसे 43 क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय है। अब यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको निकालने आता है, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको निकालने आता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या दिया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको निकालने आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो तुम्हारा अनुचुंबकीय गुण देता है, ठीक। अब यहाँ से 43 नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो इसमें हम मार देते हैं, आप कर लीजिएगा, Cu कॉपर होता है, ठीक है। अब यहाँ से हुआ तत्व जो आवर्त सारणी में P ब्लॉक का सदस्य नहीं है, तो ये आपका दे दिया है एलिमेंट दे दिया है, ठीक। एलिमेंट दे दिया तो तुमसे हमसे पूछा है तत्व में से P ब्लॉक का सदस्य जो नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसमें आपको देखने का है। P ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं, ठीक। आप इसका सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा, ठीक है। यानी कहा है 43, यानी 44 आ गया। 44 पे क्या होता है, यदि इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो NS2 और N पे P1 - 6 होता है, ठीक। जिस पे जो बैठेगा आप उस पर टिक मार दीजिएगा। डी वाला जो ये वाला ऑप्शन है ये आपका यानी P ब्लॉक का तत्व नहीं है। अब पूछा है 44 क्या पूछा है, प्रोपाइन तथा प्रोपीन पहचाने जा सकते हैं, किसके द्वारा यानी पहचाने जा सकते हैं। अब देखिए क्या दिया, या सांद्र H2SO4 द्वारा, या CCl4 व
बी यानी Br2 द्वारा और हमारा तनु KMnO4 द्वारा या अमोनीकरण AgNO3 द्वारा। तब देखिए करिए प्रोपीन एन यानी प्रोपीन एन प्रोपाइन यानी प्रोपाइन एन प्रोपीन पहचानने के लिए आपको क्या था यानी AgNO3 से आयोनीकृत कराना पड़ता है। ठीक है, इससे भी सफ़ेद कलर का धुआं निकलता है, उससे आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, आयन जिसका जल योजन ऊर्जा अधिक होता है, ऐसा कौन सा आयन जिसका जल ऊर्जा योजन अधिक होता है। लिथियम प्लस प्लस, सोडियम प्लस लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, के पोटेशियम प्लस है, सीजियम प्लस प्लस है। तब देखिए क्या दिया, धान यानी क्या होता है, कोई भी धनायन जितना उसका आकार जितना छोटा रहेगा, यानी कोई भी धनायन है, इसमें से कोई भी धनायन है जिसका हर धनायन के लिए जिसका भी धनायन का आकार जिस धनायन का आकार जितना छोटा होगा जल योजन ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये वाला ऑप्शन सही है, लिथियम इसका सर्वाधिक जल योजन ऊर्जा अधिक होती है। ठीक, अब यहाँ से हम आते हैं, देखिए कर दिया यानी 47 पे। 47 निम्नलिखित में से किसका आकार बड़ा है, यानी किसका आकार बड़ा है 47। तो हमारा क्या होता है, अब हम क्या बताए हैं बाबू, यहाँ से कुछ चीज़ें बता देते हैं। यानी ऊपर से आप नीचे की यानी कोष में बढ़ेंगे, ये आपका ऊपर यानी टॉप टू बॉटम यानी टॉप टू बॉटम जाएंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। तो क्या होता है, कोषों की संख्या यानी ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगा तो आकार भी जाहिर सी बात बड़ा होगी। तो हमारा यानी नीचे हमारा क्या होता है, रेडियम मैग्नीशियम यानी बेरिलियम बोरान और यानी बोरान होता और हमारा रेडियम, तो रेडियम आपका सही है। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर गैस निकलती है, यानी अमोनियम डाइक्रोमेट को यदि गर्म करते हैं तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हम क्या लिखते हैं, यहाँ से गर्म करेंगे तो हमारा कौन सी गैस निकलेगी। अब इससे देखिए कर दिया, यहाँ से हम रिएक्शन लिख चुके हैं, लिख दिए हैं आपके लिए बढ़िया से एकदम। देखिए कर दिया, ये 48 का अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर हमारा N2 गैस यानी नाइट्रोजन गैस निकलता है, ये अमोनियम डाइक्रोमेट है। इसे गर्म करेंगे तो हमारा Cr2O3 निकलेगा और प्लस यानी 4H2O लिखेगा तो हमारा नाइट्रोजन गैस निकलेगा। तो ऑप्शन में क्या दिया, हमारा नाइट्रोजन गैस दिया, तो नाइट्रोजन गैस आपका यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया, ऑक्सीजन गैस निकलेगा या अमोनिया गैस निकलेगा या नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा या नाइट्रोजन निकलेगा, तो नाइट्रोजन आपका सही है। अब आते हैं BOD। अब BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट किसके परीक्षण द्वारा किया जाता है, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। यानी BOD जब चेक किया जाता है जब हमारे यानी क्या होता है, वाटर यानी पानी में शुद्धता कितना है, जितना जैसे अरे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बायोलॉजिकल यानी सपोज ये कंटेनर है, कंटेनर में कितना ऑक्सीजन का डिमांड है। यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ज़्यादा ग्रो किए रहेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए नहीं कि नहीं, अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सांस लेंगे ना, सांस लेंगे तो ऑक्सीजन चाहिए, तो डिमांड हमारी क्या हो जाए, BOD बढ़ेगी, यानी BOD हमारी इंक्रीज करेगी तो हमारा जल प्रदूषण भी इंक्रीज करेगा, तो जल प्रदूषण के लिए। ठीक, अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ठीक, क्या पूछा, FCC क्या होता है। ठीक, KBC दिया होता तो बढ़िया रहता, 1 आध करोड़ जीत जाते हैं। तो यानी FCC एकल सेल की कोर की लंबाई A है, उसके परमाणु की त्रिज्या R है, तो उनमें संबंध बताना है। ठीक है, कैसे संबंध बताएंगे, तो यानी इसके संबंध बताने के लिए क्या होता है, ये FCC है। FCC मतलब क्या होता है, यानी फकल होता है, केंद्रीय घनीय जालक होता है। ठीक, तो इसमें आपके इसके लिए हमारा 4K और यहाँ से आप यदि करेंगे तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी 4K इक्वल टू कितना होता है, 4K इक्वल टू √2a होता है। तो यहाँ से R की यदि वैल्यू आप निकालेंगे, तो हमारा √2/4a होता है। कहीं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है, दिया तो है यहाँ पर, B वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये था हमारा टोटल क्वेश्चन किसका, यानी टोटल क्वेश्चन हमारा था इसका। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं। देखिए आपका जो 25 क्वेश्चन फिजिक्स से है, और 25 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से है। ठीक है, केमिस्ट्री से हम ये पूरा सॉल्व कर चुके हैं एकदम, यानी 2020 वाला क्वेश्चन ये अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, अब हम थ्योरी यानी कुछ चीज़ें के चैप्टर क्या करेंगे, MCQ के जरिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स पहले यानी भौतिक विज्ञान हम पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक, यानी मापन वाला जो चैप्टर है, मापन यानी सदिश आप पढ़ के आइएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।